बिना समय व्यतीत किए हुए, इधर उधर की बात किए बिना, मैं आज 11th क्लास के चैप्टर 2 आंकड़ों के संकलन के संबंध में आप लोगों को जानकारी देना चाह रहा हूँ। आंकड़ों के संकलन का स्टैटिस्टिक्स में बहुत अधिक महत्व है। बिना आंकड़ों के सांख्यिकी का अध्ययन ही संभव नहीं है, लेकिन आंकड़ों के संकलन की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं। वे इस प्रकार हैं: संगणन अनुसंधान, सेंसस इन्वेस्टिगेशन। दूसरा प्रतिदर्शन अनुसंधान, सैंपल इन्वेस्टिगेशन। अब हम बारी बारी से इन दोनों का अध्ययन विस्तार से करेंगे और इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, गुण दोष भी पूछे जाते हैं। इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अब हम जानेंगे कि संगणन अनुसंधान, सेंसस इन्वेस्टिगेशन क्या है। जब किसी समस्या से संबंधित संपूर्ण समूह अथवा समग्र की प्रत्येक इकाई से जानकारी प्राप्त की जाती है तो यह संगणन अनुसंधान सेंसस इन्वेस्टिगेशन कहलाती है। जनसंख्या अथवा उत्पादन की गणना इसी विधि से की जाती है। यदि अनुसंधान को अधिक शुद्ध एवं गहन बनाता है, इस विधि का प्रयोग यदि अनुसंधान को अधिक शुद्ध एवं गहन बनाना है तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में समग्र या जनसंख्या पर ही ध्यान दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि इस विधि में पूरे संपूर्ण एक इकाई का, प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, जिससे सही डाटा या सही आंकड़े प्राप्त होते हैं। इस विधि के कुछ गुण हैं जो इस प्रकार है। चूँकि इसमें एक इकाई से पूछकर आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए इसकी विधि में कुछ गुण हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, परिणाम शुद्ध एवं विश्वसनीय। इसके परिणाम बिल्कुल शुद्ध एवं विश्वसनीय होते हैं, इसलिए कि लोग प्रत्येक इकाई से जिसका हमें अध्ययन करना है उससे जाकर पूछकर उसका अध्ययन करते हैं। नंबर 2, विस्तृत जानकारी। इस विधि के द्वारा विस्तृत जानकारी होती है, चूँकि उस इकाई से जिसका अध्ययन करना है उससे पूरी जानकारी लेते हैं, इसलिए ये विस्तृत जानकारी देता है। नंबर 3, इसके गुण है पक्षपात की कम संभावना। इसमें पक्षपात नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इकाई से पूछकर ही उसका अध्ययन किया जाता है, कोई अनुमान नहीं लगाया जाता। अनुकूलता। अनुकूलता इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार का हमें अध्ययन करना है, डाटा प्राप्त करना है, उसके अनुकूल हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं। विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन। जितनी भी विशेषताएं किसी भी अनुसंधान की हो सकती है, सारे का अध्ययन इसमें किया जा सकता है। अब इस विधि के कुछ दोष भी हैं, ये जो इस प्रकार है। चूँकि इसमें बहुत व्यापक रूप से अध्ययन होता है, बड़े पैमाने पर अध्ययन होता है, तो पहला अवगुण, डिमेरिट या दोष ये है कि इसमें नंबर 1, अधिक समय एवं व्यय। समय भी बहुत अधिक लगता है और खर्च भी बहुत अधिक होता है इसमें, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है। सूचनाओं में असत्यता की संभावना नहीं। जितनी भी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वह सटीक रहती हैं, क्योंकि जाकर उसका अध्ययन किया जाता है। अनेक परिस्थितियों में संभव। विश्वसनीयता की कमी।
इसमें विश्वसनीयता की भी कमी रहती है। विश्वास नहीं भी लोग करते हैं कि अध्ययन सही से किया गया है या नहीं, और अत्यधिक समय लगता है, इसमें समय भी बहुत अधिक लगता है। अब प्रतिदर्श, तो दूसरी ओर इसमें इस विधि के दोष के बाद अब हम प्रतिदर्शन अनुसंधान या सैंपल इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सैंपल मतलब नमूना, इसमें समग्र का अध्ययन नहीं किया जाता है। समाज के जिसका अध्ययन करना है उसके कुछ ही समूह का को एक सैंपल मान लिया जाता है और उसी के आधार पर अनुमान लगाकर अध्ययन किया जाता है। जब हम समग्र की कुछ इकाइयों का एक नमूना या प्रतिदर्शन लेकर इसका अध्ययन करते हैं तो ऐसे ही विधि को प्रतिदर्शन विधि, सैंपल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चावल खरीदने जाते हैं तो सिर्फ एक मुट्ठी चावल देखकर पूरे बोरे का अनुमान लगा देते हैं। आम खरीदने जाते हैं तो आम के एक टुकड़े को काट कर चख लेते हैं और अनुमान लगा लेते हैं कि आम मीठा है या खट्टा है। लेकिन इस विधि में हम देखते हैं कि इस विधि के कुछ गुण हैं जो इस प्रकार हैं। प्रतिदर्शन के गुण, मेरिट्स ऑफ सैंपल इन्वेस्टिगेशन, समय, श्रम तथा अर्थ का अल्प व्यय। चूँकि समय कम लगता है, एक सैंपल से ही पूरा अध्ययन हो जाता है, इसलिए इसमें समय की बर्बादी या धन की बर्बादी नहीं होती है। पुनरावृत्ति संभव, इसमें पुनरावृत्ति हो सकता है, चूँकि सैंपल है, बार बार उस सैंपल को हम ले सकते हैं, जबकि सेंसस विधि में ये हम देखते हैं कि उसमें बड़े पैमाने पर अध्ययन होता है, इसलिए उसे दोबारा फिर से दोहराना अध्ययन को संभव नहीं है, बहुत अधिक खर्च होता है। तीसरा है मितव्ययता की संभावना, यानी कम खर्ची, इसमें बहुत कम खर्च में काम हो जाता है। अपूर्ण सूचनाओं से भी निष्कर्ष निकालना संभव, पूर्ण सूचनाएँ नहीं भी हैं पूरी तरह से, फिर भी निष्कर्ष निकालकर अनुमान लगा लेते हैं। निष्कर्षों की सत्यता तथा विश्वसनीयता में बढ़ोतरी संभव। तो हम देखते हैं 5 इसके मुख्य रूप से 5 इसके गुण हैं, फिर भी इसके दोष भी कुछ हैं। जैसे नंबर 1, भ्रामक निष्कर्ष। इसका निष्कर्ष भ्रामक होता है, इसलिए कि हम सैंपल से अध्ययन करते हैं, समग्र का अध्ययन नहीं करते। हो सकता है सही भी हो सकता है, अनुमान गलत भी हो सकता है। इकाई अवसरों में अनुपयुक्त, कई अवसरों में अनुपयुक्त, बहुत से अवसर ऐसे होता है जिसमें यह अनुपयुक्त होता है, अध्ययन नहीं भी किया। पक्षपात की संभावना इसमें बहुत अधिक रहती है। चौथा, विशेष ज्ञान की आवश्यकता, विशेष ज्ञान चाहिए अनुमान लगाने के लिए, पूरा ज्ञान चाहिए, तभी किसी समाज के डाटा का अध्ययन किया जा सकता है। अत्यधिक शुद्धता की कमी, इसमें शुद्धता की भी बहुत कमी है, इसलिए कि सैंपल कभी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इन कमियों के बावजूद भी यह विधि काफ़ी लोकप्रिय है, इसलिए कि इससे आसानी से अध्ययन हो जाता है सांख्यिकी में। धन्यवाद। और फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे मैं कवर करूँगा, ये चैप्टर 2 का ही हो रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्राथमिक डाटा और द्वितीयक डाटा, इसके संबंध में मैं अगले क्लास में वीडियो डालूँगा, आप लोग ज़रूर देखेंगे। और इसमें जो क्वेश्चन आता है, कभी इसके दोष आते हैं, कभी इसके गुण आते हैं। जैसे 2009 में भी पूछा है, संगणना विधि से आप क्या समझते हैं, तो इसी से आप लिख देंगे। दूसरे एक और प्रश्न आगे पूछा गया है 2009 में ही है, प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े में अंतर, तो इसे भी हम अगले क्लास में आप लोगों को
बताएंगे और लिख करके नोट्स डाल देंगे। धन्यवाद।